नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अका स्टडी क्लासेज में। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है महिलाएं, जाति और सुधार। तो इसमें महिलाओं की चर्चा की गई है कि प्राचीन काल में या अंग्रेजों के समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उस समय जाति व्यवस्था की क्या स्थिति थी और सुधार और कैसे इन चीज़ों में हमारे समाज में सुधार की हुए और किन किन लोगों ने इस सुधार में अपना योगदान दिया है। इन चीज़ों की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आइए चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। को एजुकेशन सिस्टम जो चल गया है जिसे कह रहा है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। वोट डालने की आयु क्या है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। वर्तमान में देखा जाए तो अब एक ही पत्नी का कानून बन गया है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच ही नहीं होती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो बताओ, यदि उसको पढ़ा लिखा दिया तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, ऐसी भ्रांति फैली हुई थी। इस वजह से लोग और नहीं पढ़ाते थे। और ये देखिए, एक चित्र दिया गया है सती प्रथा का कि उनका पति मर गया है तो इसमें आग लगा दी है और इसमें उसको पति के साथ महिला को बैठा दिया गया है। ये देखिए इस महिला को ये पुरुष लोग जबरदस्ती इस आग में फेंक रहे हैं। यदि बैठ गई खुशी से तो ठीक है, नहीं बैठ गई तो इसको पकड़ के ऐसे फेंक देते थे। तो ये है सती प्रथा का एक चित्र बनाया गया है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। पूर्वी समाज यानी पूर्व की, वो जो कह रहा है बात वो भारत के लिए कह रहा है, क्योंकि भारत पूरब तरफ पड़ता है और इंग्लैंड पश्चिमी देश है। तो इंग्लैंड पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। आगे चलते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जाति में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था यानी बनिया, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिनको शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं तो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। जहाँ पर उच्च जातियाँ यानी ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं या जो भी हैं जो सामान्य वर्ग की जातियों में आते हैं आजकल, यदि उन कुओं का पानी, उन घाटों का यूज, उन मंदिरों का यूज ये लोग कर रहे हैं तो जो एससी कैटेगरी में जाति आ रही हैं उनका इस्तेमाल
ये लोग नहीं कर सकते थे। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य समझा जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलने लगे। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। कक्षा 7 में मैंने पांडुलिपियों के बारे में चर्चा की है। यदि इन चीज़ों के विषय में आपको जानना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर कक्षा 6, 7 की और 8 की भी जो पुरानी क्लासें हैं उनको आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारी अपनी भाषाओं को लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, जो सन 1772 में पैदा हुए और 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में मर गए, इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ये देखिए एक चित्र दिया गया है, ये राजा राम मोहन राय का। रेमब्रांट पील ने ये चित्र बनाया है जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। वो पश्चिमी शिक्षा इसीलिए राजा राम मोहन राय चाहते थे भारत में, ताकि ये सती प्रथा, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, जो विधवाओं को जला दिया जाता है ज़बरदस्ती, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये सब जो है ख़त्म हो जाएं। और ये अंधविश्वास कब ख़त्म हो सकते हैं, जब हम इनको पश्चिमी शिक्षा दें, क्योंकि पश्चिम देशों में ये सारी प्रथाएं नहीं चलती थी। इसलिए राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर हैं। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भाषाओं व यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप सन 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, यानी अब कोई भी औरत अपने पति के मर जाने पर जबरदस्ती आग में नहीं डाली जाएगी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन कर दे। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। यानी वो ये कह देते थे, देखो हम जैसे सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, ये तो फला हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे
पूर्वज लिख गए हैं कि ये गलत चीज है, तो इस तरह का वो लोग उनको उदाहरण दे दिया करते थे। कुंडों पर झूलने का त्योहार। ये देखिए, ये दो कुंडे बने हैं, इन पे झूल रहे हैं। एक ये झूल रहा है और एक ये झूल रहा है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर, बताओ, शरीर में यानी पीठ में कोई लोहे का कुंडा है, अब ये लोहे का कुंडा जो है इसकी पीठ में यहाँ पे घुसा होगा, इस तरह होगा। कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी, तो इस त्योहार की खास तौर पर आलोचना की गई। आगे चलते हैं। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे, क्योंकि इस समय छपाई वपाई होने लगी थी और इसका राजा राम मोहन राय ने लाभ उठाया। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए, क्या लिख रहे हैं पर्चे में। सती समर्थक। सती समर्थक क्या कह रहे हैं कि सती प्रथा होनी चाहिए। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं, और फिर साथ में जो है लिटा देते हैं कि अब भागोगी कहाँ, मरना तो है ही है अब। तो इस तरह मारते थे। सती विरोधी क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। क्यों? यदि तुम उन्हें पढ़ा ही नहीं रही हो तो उनसे उस समझ की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो कोई पुस्तक पढ़ ले। एक एग्जाम्पल है ये। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए, तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और सन 1856 में विधवा विवाह यानी जिस औरत का पति मर गया है वो औरत किसी दूसरे आदमी से पुनः विवाह कर सकती थी, के पक्ष में एक कानून बनाया है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, ये पड़ेगी तमिलनाडु में, के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाली स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इसकी स्थापना कब की है, सन 1875 में की है और 7 अप्रैल को की है, ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया कि यानी विधवा को दोबारा विवाह करना चाहिए। तो दयानंद सरस्वती या आर्य समाज भी इसका समर्थन कर रहा है। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। ये देखिए चित्र दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का चित्र है। इन्हीं की असीम इच्छा से और इन्हीं के असीम प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये अंग्रेजों से पास करवा पाए थे सन 1856 में। लड़कियां स्कूल जाने लगती। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे।
स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था, यानी रोड से जाना पड़ेगा, रोड तो सार्वजनिक ही होती है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, जब रोज रोज फ्री जाएंगी रोड से तो बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक व राजनैतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। ज्योतिराव ने खोला था सन 1848 में, बालिका विद्यालय खोला था। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली और कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू सास संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, ये किस चीज़ का चित्र है। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने लगे तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं, ये देखिए हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं उस समय की देखिए छात्राएं हैं। ये सब साड़ी पहने हुए हैं, कोई भी बिना साड़ी के नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं, यानी कुछ महिलाएं ऐसी थी जो डॉक्टर बन गई और कुछ टीचर बन गईं। इतना उन्होंने तरक्की कर ली। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं, यानी लेखिका बन गई, जैसे सरोजनी नायडू भी लिखती थी। और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब, स्त्री पुरुष की तुलना यानी स्त्री पुरुष तुलना, एक किताब लिख रही हैं। कौन? ताराबाई शिंदे, प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्क की आलोचना की गई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, इनके नाम में ही देखो पंडिता लगा है, तो अब संस्कृत की विद्वान तो हो ही जाएंगी, का मान्यता थी कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमानों भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी।
उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी, समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए समर्थन किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। ये एक चित्र दिया गया है जिसमें बाल विवाह दर्शाया गया है। ये लड़की है जो 8 साल उम्र की है और इस लड़के की उम्र इसमें नहीं बताई गई, लेकिन आप लोग अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। यानी जो परमहंस मंडली है वो किस पर काम करती थी? जाति उन्मूलन पे काम करती थी। उन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। कल्पना कीजिए इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतें बननी थी और शहरों को साफ किया जाना था। भाई अब शहर में जितनी आबादी रहेगी उतने ही घर बनेंगे और जब घर है तो नालियां हैं, सड़कें हैं, पानी हैं, हर चीज़ की व्यवस्था भी जरूरी है। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के लोग शहरों की ओर आने लगे। जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों का काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ जो गांव में हमारी छुआछूत है, जमींदारी है, ऊंच नीच की भावना, उससे तो यहाँ हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं।
इनके अलावा दूसरी तरह की नौकरियों में भी सामने आ रही थी उनके सामने, जैसे सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। समानता और न्याय की मांग। ये देखिए, मजदूर कर रही हैं, मजदूर की औरतें हैं। गुजरात में दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे, पर हैं मजदूर के मजदूर। ये दिखा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफत आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीराम ने की। उन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिराम ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के सी नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। यानी नारायण गुरु ने कहाँ पे अपना आंदोलन चलाया? वो केरल में चलाया, और एझावा जनजाति के बीच। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थीं। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले, जो महाराष्ट्र के थे, सबसे मुखर नेताओं में से थे। सन 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। अब जब ऐसे स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं तो ईसाई जो स्कूल थे वहाँ समानता स्वतंत्रता की चीज़ें सिखाई जाती थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी में असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाले मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन के पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। आगे चलते हैं, इसको छोड़िए। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। गुलामगिरी लिख रहे हैं 1873 में, और जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना कर रहे हैं सन 1872 में। और इनका जन्म कब हो रहा है ज्योतिबा फुले का? 1827 में। तो ये देखिए, 72 को उल्टा कर दो तो 27। बस ये इनकी जन्म तिथि है और ये इनकी क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना है। अमेरिकियों को समर्पित की, जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यानी जो गुलामगिरी पुस्तक है वो इन्होंने अमेरिकियों को समर्पित की थी।
इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में बी आर अम्बेडकर और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था और ये सब वो जो है पहले से भोग चुके थे, तो उन्हें इस चीज़ का नॉलेज था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संघर्ष पर काफ़ी लिखा। जब देखो भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उस समय ये भारत में आए हैं 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन चलने लगा है। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल करेंगे। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का भी गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस का सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। बताइए, ये भी चल रहा था कांग्रेस पार्टी में उस समय। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों में अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आईं। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता था उस पर कोई आंच ना आए, यानी जात पात ऊंच नीच जो भेदभाव चल रहा है वो वैसे ही चलता रहा। इसलिए उन लोगों ने ऐसे संगठनों का गठन किया। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। आज भी देख लीजिए,
चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं तो आज भी जातिवाद चल रहा है, खत्म तो हो नहीं गया है। तो बस वही चीज ये बता रहे हैं। फिर याद करें, अच्छा इनको जरा पढ़ लेते हैं। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। हालांकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए समझते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति की पूजा ना करोगे, चाहे किसी भी देवता की मूर्ति हो, बलि यानी किसी भी देवता को आपको बलि नहीं चढ़ाना, इसके विरुद्ध थी और अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना का अधिकार नहीं था। यानी और कोई जो धार्मिक प्रथाएं हैं और जो परंपराएं हैं उनकी आलोचना नहीं करनी है, और जो उपनिषद हैं उन पे विश्वास करना है। केवल मूर्ति पूजा और बलि पे विश्वास नहीं करना है, ये उन्होंने बताया ब्रह्मो समाज ने। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरेजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने क्या किया है? विद्यार्थियों उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट या आंदोलन में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये दूसरे आदमी हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, और ये इनके गुरु थे, इसी के नाम पर इन्होंने स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज से सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 में जिनका जन्म हुआ है, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। सन 1893 में वे शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड में विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खपूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। आगे चलते हैं। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। वे यह विश्वास था उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। समाज ने जातीय बंधनों, प्रार्थना समाज की बात आती है। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। किसमें? प्रार्थना समाज में। अगला है वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में सन 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज
ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन ये चला है सन 1875 में और चलाया है इसे सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में खोले गए मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना सन 1873 में हो रही है। जब गुलामगिरी पुस्तक जिस सन में लिखी गई है उसी सन में सिंह सभा आंदोलन हो रहा है। अमृतसर से शुरू हुआ, बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से ये अध्याय खत्म हुआ है और नेक्स्ट क्लास जल्द ही होगी। और यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। और कक्षा 6 तथा 7 की पुरानी इतिहास की क्लासेस देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। थैंक यू।